हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। तो कैसे हैं आप लोग की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। तो आज हम आपकी क्लास में लेके आए हैं आरटीई एक्ट 2009 का क्विक रिवीजन आपका लेके आए हैं और जल्दी से जल्दी हम आपको इसको रिवाइज करवाएंगे। अगर आप इसे डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दे दी जाएगी, वहाँ से जाकर आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। डिटेल में भी बहुत बड़ी लंबी वीडियो नहीं है, 2-3 वीडियो पड़ी हुई है आपकी आरटीई एक्ट 2009 की। तो इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे और यहाँ क्विक रिवीजन करेंगे और जल्दी जल्दी चीज़ों को देखेंगे। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं, वहाँ हमने क्वेश्चन भी कराए हैं, लगभग 150 प्लस क्वेश्चन कराए हैं। ओके, तो उन सभी चीज़ों को भी देख लीजिएगा। एनईपी भी हमने कराया है और यहाँ से आपका वो केवीएस हो या रीट हो, ओके, चाहे केवीएस हो या रीट हो, यहाँ से 5-5 क्वेश्चन बनने की संभावना है आपकी। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सीधे। क्विक रिवीजन आरटीई एक्ट, परीक्षा से पहले अंतिम प्रयास। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो आरटीई एक्ट 2009 है, ध्यान से देखिएगा। तो बात करते हैं हम आरटीई एक्ट 2009 की। हम एक स्पीड में पढ़ते हुए चले जाएंगे। तो यहाँ से सिर्फ आपको चीज़ें यहाँ से रिवाइज करनी है, बाकी आपको फिर से कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो बात करते हैं हम यहाँ पर आरटीई एक्ट 2009 की। तो हम बात करेंगे 20 जुलाई 2009 को। ओके, 20 जुलाई 2009 को आरटीई बिल राज्यसभा को मंजूरी दी गई थी। ठीक है, 20 जुलाई 2009 को आरटीई बिल को राज्यसभा द्वारा मंजूरी। अगर पूछा जाए कि इस बिल को राज्यसभा द्वारा मंजूरी कब मिली थी, तो 20 जुलाई 2009 को मिली थी। और 4 अगस्त 2009 को आरटीई बिल को लोकसभा द्वारा मंजूरी मिली थी। और बात करें 26 अगस्त 2009 को तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल के द्वारा अंतिम मंजूरी मिल गई थी आरटीई बिल को। तो इन तीनों डेट को आप याद रखिएगा, डेट भी पूछा जा सकता है आपका। ओके, इन सभी डेट्स को आप याद रखिएगा। फिर हम बात करते हैं 1 अप्रैल की बात आती है, 1 अप्रैल 2010। ओके, 1 अप्रैल 2010 को पूरे भारत में, संपूर्ण भारत में क्या लागू हो गया, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम लागू हो गया, सिर्फ जम्मू और कश्मीर को छोड़कर। ओके, केवल जम्मू और कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण देश में 1 अप्रैल 2010 को ये चीज़ें लागू हो गई, आरटीई एक्ट 2009। ठीक है, और हम बात करें आगे। अब बात करें आरटीई एक्ट 2009 की संरचना क्या है। तो इस संरचना में हम बात करते हैं, इस संरचना इसमें है कि कुल 7 अध्याय हैं, 38 धाराएं हैं, अनुसूची 1 है और सबसे बड़ा अध्याय 4 है, जिसमें धारा कौन कौन सी है, 12 से 28 तक का है। तो इन चीज़ों को भी याद रखिएगा कि आरटीई एक्ट 2009 में कुल धाराएं कितनी हैं, धाराएं 38 हैं, अध्याय 7 हैं, अनुसूची 1 है और सबसे बड़ा अध्याय पूछा जाए तो अध्याय 4 है। तो सीधे हम आते हैं धाराओं पे। तो हम पहले चलिए हम पहले 7 अध्यायों के नाम बता देते हैं, ध्यान से सुनिएगा, लिखेंगे नहीं। तो यहाँ पर सिर्फ हम बताएंगे आपको। तो सबसे पहला अध्याय में आपके है प्रस्तावना। ओके, पहले अध्याय में है आपका प्रस्तावना। दूसरे अध्याय में है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा और चैप्टर 3 यानी कि अध्याय 3 में आता है समुचित सरकार, अभिभावक एवं स्थानीय अधिकार। ठीक है, और अध्याय 4 में आता है विद्यालय एवं अध्यापकों के कर्तव्य और अध्याय 5 में आपका आता है प्रारंभिक शिक्षा के पाठ्यक्रम का निर्माण और अध्याय 6 में आता है बालकों के अधिकारों का संरक्षण और 7 में आपका आता है प्रकीर्ण, यानी लास्ट में जो ही सारांश है उसको हम बताएंगे। तो सीधे हम धाराओं पे बात करते हैं, क्योंकि धाराओं से ही आपके प्रश्न बनेंगे। तो धारा 1 में कहा गया है, देखिए कोई भी चीज़ जब कहीं भी स्टार्ट होती है तो सबसे पहले क्या होता है, उसके बारे में चीज़ें बताई जाती हैं, उसके बारे में बात की जाती है। ओके, तो इसमें ये बात की गई थी, धारा 1 में बात की गई थी कि जो आरटीई एक्ट 2009 है ये 1 अप्रैल 2010 क्या है, 1 अप्रैल 2010 को संपूर्ण भारत में लागू किया जाएगा। ऐसी बात की गई थी कि ये जो है 1 अप्रैल 2010 को संपूर्ण भारत में लागू किया जाएगा, सिर्फ कहाँ पर, जम्मू और कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू किया गया। और एक बात और ध्यान से सुनिएगा, ये मदरसा और किसी भी वैदिक पाठशाला में, यानी कि जहाँ कहीं भी धार्मिक प्रशिक्षण दिया जाता है वहाँ पर नहीं लागू किया गया था। तो सिर्फ धारा 1 में आपको याद रखना है, ये याद रखना है कि आरटीई एक्ट कब लागू हुआ, 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। ठीक है, अब किसी भी चीज़ के बारे में हमने शुरुआत की कि वो है क्या, कब लागू हुआ, फिर दूसरे हम जो धारा दूसरी है उसमें परिभाषाओं की हम बात करते हैं, चीज़ों की परिभाषाओं की बात की गई है, जैसे समुचित सरकार हो गया, वंचित बालक हो गया, ओके, अभावग्रस्त बालक हो गया, स्थानीय अभिभावक हो गया और विद्यालय, इसके बारे में परिभाषा की बात की है। तो सिर्फ आप धारा 2 में बात करेंगे कि धारा 2 में सिर्फ बात की गई है परिभाषा की, बस आपको इतना याद रखना है। ओके, धारा 1 में परिचय हो गया एक हिसाब से मान के चलते हैं और धारा 2 में क्या हो गया, परिभाषा हो गया। फिर हम बात करेंगे धारा 3 की। ओके, हम यहाँ जाते हैं धारा 3, तो ये हमारा अध्याय 2 में आ गया। अध्याय 1 था हमारा, उसमें क्या था, धारा 1 और 2 थी। अब ये अध्याय जो हमारा 2 है, इसमें क्या है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। तो इसमें धारा 3 में क्या बात की गई है, इन चीज़ों को जानिएगा। तो सिर्फ धाराओं की बात करते हैं, हम अध्याय की बात नहीं करते हैं, तो आप धाराओं को ही समझिए। ओके, 1 मिनट। ओके, तो धारा 3 में बात की गई है, ध्यान से सुनिएगा, इस पूरी लाइन पे मत जाइएगा, क्या लिखा है, कुछ भी लिखा है, जो हम बता रहे हैं वो सुनिएगा। धारा 3 में बात की गई है, धारा 3 में कहा गया है कि 6 से 14, ठीक है, वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य है।
6 से 14 वर्ष तक के बालकों की जो है निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य है और इसकी व्यवस्था जो है समुचित सरकार द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो धारा 3 में सिर्फ आपको इतना याद रखना है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। फिर हम बात करते हैं धारा 4 की। तो धारा 4 में ये बात की गई है कि जो भी बच्चे जिन्होंने बीच में अपनी पढ़ाई छोड़ दी है, ओके, जो भी बच्चे हैं जिनका पढ़ाई छूट गई है बीच में, यानी कि ड्रॉप आउट बच्चे जो हैं, हम कह सकते हैं ड्रॉप आउट, ओके, जो ड्रॉप आउट हम कह सकते हैं। तो इसमें क्या कहा गया है कि जो भी बच्चा है बीच में पढ़ाई छूट गई है तो उसका प्रवेश जो है आयु के अनुसार प्रवेश होगा। तो धारा 4 में आपको सिर्फ इतना याद रखना है, आयु के अनुसार प्रवेश। ठीक है, आयु के अनुसार प्रवेश। जैसे हम कह सकते हैं कि अगर बालक 10 वर्ष का है, ठीक है, इससे पहले उसकी पढ़ाई छूट गई है और बालक 10 वर्ष का है, तो आएगा तो उसे कक्षा 1 में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, उसकी आयु के अनुसार ही उसे कक्षा 5 में प्रवेश दिया जाएगा। हाँ, बस ये है कि उसे बच्चों के स्तर तक लाने के लिए 6 माह का ब्रिज कोर्स करा दिया जाएगा। तो ये सीधा सीधा पूछता है कि ब्रिज कोर्स की बात किस में की गई है, तो धारा नंबर 4 में की गई है, याद रखिएगा। तो एक बार और देख लीजिएगा, धारा 3 में बात की गई है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है, और धारा 4 में बात की गई है कि अगर बालक ने बीच में कहीं पढ़ाई छोड़ दी है और जब वो आ रहा है पढ़ने, तो अगर वो 10 वर्ष का है तो उसे कक्षा 5 में प्रवेश दिया जाएगा। ठीक है, आयु के अनुसार प्रवेश, बस इतना याद रखिए, आयु के अनुसार प्रवेश। ठीक है, और इसके साथ ही उसे 6 माह का ब्रिज कोर्स करा दिया जाएगा कि वो अन्य बालकों के स्तर तक आ जाए। ओके, अब बात करते हैं धारा 5 की। धारा 5 में क्या बात की गई है? धारा 5 में कहा गया है कि जब बच्चा प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण कर लेगा, ठीक है, कहा गया है कि जब बालक प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण कर लेगा तो अगर वो स्कूल छोड़ना चाह रहा है तो उसे ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट यानी स्थानांतरण पत्र देना अनिवार्य है। ठीक है, क्या है, उसे स्थानांतरण पत्र देना अनिवार्य है। जैसे कि यह लिखा है, इस धारा में प्रावधान किया गया है कि कोई भी बालक प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने के दौरान विद्यालय स्थानांतरण करता है तो विद्यालय स्थानांतरण के साथ साथ बालक के सभी अधिकारों को भी स्थानांतरित कर दिया जाएगा, यानी कि उसे ट्रांसफर सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इसके साथ ही उसके सारे अधिकार जो है स्थानांतरित हो जाएंगे। तो सिर्फ आपको धारा किसमें 5 में याद रखना है, स्थानांतरण बालक का। ठीक है, स्थानांतरण याद रखना है और कुछ नहीं याद रखना है, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें फैक्ट पूरी लाइन पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वही हम बता रहे हैं, तो आप ध्यान से देखते रहिए। फिर हम आते हैं अगली धारा पे। अगली धारा हमारी क्या आ जाती है? धारा 6। ठीक है, अगली धारा क्या है? अगली धारा हमारी 6, और धारा 6 में क्या कहा गया है? विद्यालयों की स्थापना की बात की गई है इसमें धारा 6 में। इसमें ये कहा गया है, ध्यान से सुनिएगा, कि 1.5 किलोमीटर के दायरे में, ठीक है, 1.5 किलोमीटर के दायरे में एक प्राथमिक स्कूल होना चाहिए। ये कहा गया है कि 1.5 किलोमीटर के दायरे में, 1 से 1.5 किलोमीटर के दायरे में एक प्राथमिक स्कूल होना चाहिए, और जो है 2 से 2.5 किलोमीटर के दायरे में एक उच्च प्राथमिक स्कूल होना चाहिए। तो सिर्फ धारा 6 में आपको क्या याद रखना है कि 1 से 1.5 किलोमीटर के भीतर, ठीक है, 1 से 1.5 किलोमीटर के दायरे में एक प्राथमिक विद्यालय होना चाहिए और 2 से 2.5 किलोमीटर के दायरे में एक उच्च विद्यालय होना चाहिए, यानी विद्यालयों की स्थापना की बात की गई है धारा 6 में। फिर हम बात करते हैं धारा 7 की। धारा 7 में क्या कहा गया है? धारा 7 में वित्त की बात की गई है, यानी साथ साथ केंद्र और सरकार के साथ साथ बात की गई है। क्या चीज़ें हैं इसमें? ये कहा गया है कि केंद्र व राज्य सरकार का वित्तीय अनुपात की बात की गई है धारा 7 में। इसमें ये कहा गया है कि जो नॉर्मल राज्य हैं, जो ऐसे राज्य हैं, जो राज्य हैं, तो राज्य में जो है केंद्र और राज्य का अनुपात कितना होगा? 60:40 होगा, यानी केंद्र का कितना होगा भार? 60 होगा, और राज्य का भार होगा 40 होगा। याद रखिए, केंद्र व राज्य। तो इसमें वित्तीय की बात की गई है, वित्तीय अनुपात की बात की है, केंद्र और राज्य के वित्तीय अनुपात की धारा 7 में केंद्र व राज्य के वित्तीय अनुपात की बात की गई है। तो इसमें यह कहा गया है कि जो सभी राज्य हैं वहाँ पर 60 और 40 का अनुपात होगा, लेकिन पूर्वोत्तर राज्यों की हम बात करें, पूर्वोत्तर राज्यों के साथ साथ 2 राज्य हम और जोड़ेंगे, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। ठीक है, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश SP कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात की है, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में जो है 90:10 का अनुपात चलेगा, ये पहाड़ी राज्य जो है। ठीक है, तो एक बार ध्यान से सुनिएगा, धारा 7 में बात की गई है, ध्यान से सुनिएगा, धारा 7 में बात की गई है कि केंद्र व राज्य के वित्तीय अनुपात की बात की गई है। हम यहाँ पर लिख देते हैं वित्तीय अनुपात की बात। ओके, धारा 7 वित्तीय अनुपात की बात की गई है। वित्तीय अनुपात कितना होना चाहिए? 60:40 होना चाहिए, केंद्र और राज्य का हिस्सा। लेकिन पूर्वोत्तर राज्यों में हम बात करेंगे, पूर्वोत्तर राज्यों प्लस हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में, तो यहाँ पर 90:10 की बात की गई है। और ये बात इसलिए की गई है कि बालक बालिकाओं के संपूर्ण भरण पोषण की व्यवस्था इसी चीज़ों से हो जाए। तो धारा 7 भी आई होप आपको समझ में आया होगा। और बात करते हैं धारा 8 की। तो धारा 8 में क्या कहा गया है? धारा 8 में ये कहा गया है कि, और हाँ, ये तो जो धारा 7 हमने बताई है कि 9 राज्य थे, और 2018 से पहले ये 7 ही राज्य थे, इसमें हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड नहीं जोड़ा गया था। धारा 8 में हम बात करेंगे, यहाँ पर समुचित सरकार के अधिकार एवं कर्तव्यों की बात की गई है। धारा 8 में क्या है? समुचित सरकार के अधिकार एवं कर्तव्य क्या क्या होंगे, जैसे शिक्षक को प्रशिक्षण देना है, विद्यालय भवन के निर्माण के बारे में, ये सारी बातें धारा 8 में बात की गई। फिर बात करते हैं धारा 9 में। तो धारा 9 में क्या कहा गया है? धारा 9 में कहा गया है कि जो समुचित सरकार के अधिकार हैं,
ठीक है। और कर्तव्य हैं, उनके अधिकार एवं कर्तव्यों की बात की गई है कि जो जो उनके अधिकार कर्तव्य हैं उनकी बात है। तो सीधे ऐसे पूछेगा कि समुचित सरकार के अधिकार एवं कर्तव्य किस में बात की गई है, तो ये सारे हो जाएंगे हमारी धारा 9 में, ठीक है। चलिए अब देखिए दोनों में आपको सेम लग रहा होगा, तो धारा 8 में सीधा सीधा देखिए, इस धारा में प्रावधान किया गया है कि समुचित सरकार के अधिकार एवं कर्तव्य क्या क्या होंगे, ठीक है। और फिर आगे बात करेंगे, धारा 9 में लिखा है, इस धारा में प्रावधान किया गया है कि इसमें समुचित सरकार के अधिकारी वर्ग के, इसमें जो है अधिकारी वर्ग के हैं और इसमें सरकार के हैं, ठीक है। धारा 8 में सरकार के अधिकार की बात की गई है और धारा 9 में जो सरकार के जो अंतर्गत जो अधिकारी आते हैं इनके जो है अधिकार एवं कर्तव्य की बात की गई है। ओके, चलिए अब बात करते हैं धारा 11 की। धारा 10 तो रह गया, चलिए धारा 10 की बात करते हैं। तो धारा 10 में क्या कहा गया है, इसमें ये कहा गया है कि जो स्थानीय अभिभावक हैं, यहाँ पर जो है स्थानीय अभिभावकों के अधिकार एवं कर्तव्य के बारे में बात किया गया है। तो उनका ये कर्तव्य है कि वो अपने 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को स्कूल ले जाएं, ठीक है। वो अपने 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को स्कूल ले जाएं, निःशुल्क शिक्षा के लिए उन्हें तैयार करें, उन्हें प्रेरित करें, ठीक है। तो सीधे सीधे एक बार यहाँ पर समझने की और बात है, देखिए ध्यान से सुनिएगा। धारा 8 में बात करते हैं सरकार के अधिकार की, धारा 9 में बात करते हैं सरकार के अधिकारियों के अधिकार कर्तव्य की, और धारा 10 में बात करते हैं अभिभावकों के अधिकार एवं कर्तव्य की, ठीक है। अब आते हैं धारा 11 पे, ठीक है। देखिए धारा 10 बात करता है 6 से 14 वर्ष तक की, ये बात याद रखिएगा, 6 से 14 वर्ष। आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जब आप 6 से 14 वर्ष में, यानी कि जब स्कूल जाते रहे होंगे, छोटे रहे होंगे, तब 10 रुपये लेते थे अपने परिवार से, यानी कि अपनी मम्मी से, पापा से। तो धारा 10 ऐसे याद कर सकते हैं, नहीं तो आपने एक बार पढ़ लिया है तो इतनी आवश्यकता नहीं है आपको ट्रिक उक जानने की। और धारा 11 में हम बात करते हैं, यहाँ पर देखिए 0 से 6 गलत लिखा हुआ है, 3 से 6 वर्ष तक के बालक बालिकाओं की व्यवस्था की बात की गई है। 3 से 6 वर्ष तक के बालक बालिका जो हैं, इनकी व्यवस्था सरकार द्वारा की जाएगी, धारा 11 में ये बात की गई है। तो धारा 11 में क्या कहा गया है कि 3 से 6 वर्ष तक के बालक बालिकाओं की व्यवस्था क्या होगी, सरकार के द्वारा होगी। फिर बात करते हैं धारा 12 की। ओके, अब धारा 12 बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसमें ये बात की गई है, आरटीई एक्ट 2009 की इस धारा के अनुसार ये प्रावधान किया गया है कि किसी भी निजी शिक्षण संस्थान को अपने विद्यालय के कक्षा प्रथम के अपने विद्यालय के कक्षा प्रथम के कुल छात्र संख्या का 25% सीट जो है निर्धन वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित किया जाएगा, जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 2 लाख से कम होगी। चलिए सिंपल सा समझिए, धारा 12 में बात की गई है कि निजी शिक्षण संस्थान जो भी हैं, वहाँ पर जो कक्षा प्रथम है, यानी पहली कक्षा के जो कुल छात्र हैं, वहाँ पर 25% सीटें क्या होंगी, आरक्षित होंगी। और ये आरक्षण किसे दिया जाएगा, किन गरीब बच्चों को दिया जाएगा, जिनके अभिभावक की आय जो है 2 लाख से कम होगी। ओके, 2 लाख से कम होगी। तो इन चीज़ों को याद रखिएगा। हाँ, और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, वो याद रखिएगा, जिससे यहाँ पे नोट में लिखा हुआ है आपका, कि इसमें प्रावधान किया गया है कि एक बार आरक्षण का लाभ छोड़ देने पर उन्हें दोबारा आरक्षण नहीं मिलेगा। अगर बच्चा एक बार एडमिशन लेता है और वो कैंसिल कर देता है, तो फिर उसे दोबारा आरक्षण नहीं प्रदान किया जाएगा। फिर हम बात करते हैं धारा 13 की। देखिए धारा 38 से थोड़ी लंबी क्लास हो सकती है, रिवीजन भी है, लेकिन थोड़ा सा रिवीजन है तो लंबा तो जाएगा ही। तो हम बात करेंगे धारा 13 की। देखिए धारा 13 में क्या बात की गई है, इसमें धारा 13 में सीधे सीधे ये कहा गया है किसी भी बालक का निःशुल्क प्रवेश। ओके, किसी भी बालक के प्रवेश के समय कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। तो निःशुल्क प्रवेश की बात की गई है धारा 13 में। सिर्फ आपको सुनना है, आपको नोट भी नहीं करना है। अगर नोट करना है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइएगा और डिस्क्रिप्शन में वहाँ पर लिंक पड़ी हुई है, वहाँ से जाके आप डिटेल में पढ़ के नोट करिएगा। फिर बात करते हैं धारा 14 की। देखिए धारा 13 में हमने बात की बच्चों के निःशुल्क प्रवेश की, ये सारी धारा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर धारा 12 से लेकर 28 से सारी इंपॉर्टेंट है। और धारा 14 में बात की गई है कि बालक अगर प्रवेश लेने आ रहा है तो उसे किसी भी प्रकार के दस्तावेज की मांग नहीं की जाएगी, यानी किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट्स नहीं लिया जाएगा। धारा 14 में कहा गया है ये। अब बात करेंगे धारा 15 की। तो धारा 15 में ये कहा गया है, ध्यान से सुनिएगा, कि बालक, इसमें जो है प्रवेश की अंतिम तिथि 30 सितंबर निर्धारित की गई है, किंतु अगर बालक संपूर्ण वर्ष के दौरान कभी भी प्रवेश लेना चाहता है तो ले सकता है, बस उसे एक सॉलिड रीजन देना होगा। ठीक है, उसे क्या करना होगा, एक सॉलिड रीजन देना होगा। यानी कि यहाँ पर प्रवेश तिथि की बात की गई है धारा 15 में। सिर्फ आप इतना याद रखिएगा, धारा 15 में प्रवेश तिथि की बात की गई है, प्रवेश के अंतिम तिथि की। तो अंतिम तिथि क्या माना गया है, 30 सितंबर माना गया है। लेकिन बालक अगर चाहे तो पूरा वर्ष वो प्रवेश ले सकता है, बस उसके पास कोई सॉलिड रीजन होना चाहिए कि वो नानी के यहाँ गया था या मामा के यहाँ गया था। ठीक है, फिर आगे हम बात करते हैं, एक मिनट, हाँ, फिर हम आगे बात करते हैं। धारा हमने कितनी देख ली, धारा हमने देख ली 15। अब देखते हैं धारा 16 में क्या कहा गया है। देखिए धारा 16 में कहा गया है, ध्यान से सुनिएगा, कि प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक जो भी है, जब तक प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण नहीं होती बालक को फेल नहीं किया जाएगा। देखिए धारा 16 में क्या कहा गया है, बालक फेल नहीं होगा। ठीक है,
और कि जिससे फेल करने का मतलब क्या है कि उसके पढ़ाई में ठहराव या अवरोधन आ जाएगा, तो इस कारण बालक को फेल नहीं किया जाएगा। वो पढ़ने में अच्छा हो या ना हो, लेकिन उसे पास करते जाना है, यही चीज़ें हैं। और धारा 17 की बात करें तो यहाँ पर कहा गया कि बच्चों का किसी भी प्रकार का शारीरिक शोषण नहीं किया जाएगा, यानी कि बच्चों को कोई भी प्रकार का मारा पीटा नहीं जाएगा। धारा 17 में ये सारी धारा इंपॉर्टेंट हैं। बच्चों को प्रताड़ित नहीं किया जाएगा, उन्हें किसी भी प्रकार का शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा। ये कक्षा 8 तक की बात की गई है, यहाँ पर हम कक्षा 8 तक की बात कर रहे हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये धारा हो गया हमारा 17। अब फिर बात करते हैं धारा 18 की। तो धारा 18 में क्या कहा गया है, ध्यान से सुनिएगा। कोई भी विद्यालय अगर है, ठीक है, वो सरकार द्वारा तय मानक को अगर पूरा करता है तो ही उसे संचालन की अनुमति दी जाएगी। तो कोई भी विद्यालय संगठन है, अगर वो अगर सरकार के द्वारा तय मानकों को पूरा करता है तो ही उसे संचालन की अनुमति दी जाएगी। बस इसमें इतना याद रखिएगा कि जो भी सरकार के द्वारा नियम बनाए हैं उन्हें विद्यालय को मानना होगा, तभी उसकी अनुमति दी जाएगी, धारा 18 में। फिर धारा 19 में कहा गया है कि अगर कोई भी विद्यालय संगठन समुचित सरकार के परिवर्तित मानकों को नहीं पूरा करता है तो उच्च विद्यालय संगठन की मान्यता रद्द कर दी जाएगी। और धारा 19 में यही बात की गई है। इन्होंने कहा है कि जो भी सरकार के द्वारा मानक तय किए जाएंगे या जो भी परिवर्तन किया जाएगा वो स्कूलों को मानना ही पड़ेगा। अगर वो नहीं मानते हैं तो उनकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। तो धारा 19 में क्या कहा गया है, मान्यता रद्द करने की बात की गई है, और धारा 18 में मानकों को पूरा करने की बात की गई है, ठीक है। अब फिर बात करते हैं धारा 20 की। तो धारा 20 में कहा गया है सरकार जो है, धारा 20 में कहा गया है कि सरकार किसी भी मानक में विद्यालय की स्थापना के लिए कोई भी अगर तय मानक किया गया है तो उसमें परिवर्तन कर सकती है। तो धारा 20 में जो है सरकार तय मानकों में परिवर्तन कर सकती है, ये याद रखिएगा, तय मानकों में परिवर्तन कर सकती है धारा 20 में, कि जो भी सरकार ने मानक बनाए होंगे तो धारा 20 में उसे ये अधिकार है कि वो परिवर्तन कर सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ होगी धारा 20 तक की। अब हम बात करते हैं धारा 21 की। तो धारा 21 में क्या कहा गया है, धारा 21 में ये कहा गया है कि विद्यालय प्रबंधन समिति है, इसमें यहाँ पर जो है विद्यालय प्रबंधन समिति के गठन की बात की गई है। बस आपको इतना याद रखना है, यहाँ पर एसएमसी के गठन की बात की गई है। विद्यालय प्रबंधन, एक मिनट, यहाँ पर एसएमसी के गठन की बात की गई है, यानी कि विद्यालय प्रबंधन समिति के एसएमसी के गठन की बात की गई है। कौन से, धारा 21 में, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो अध्याय 4 है आपका, धारा 12 से धारा 28 से सारी इंपॉर्टेंट है। तो धारा 21 में कहा गया कि विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन किया जाए, इसको हम एसएमसी भी बोल सकते हैं। फिर धारा 22 में क्या बात की गई है, धारा 22 में कहा गया है संस्थागत नियोजन की बात की गई है। यहाँ पर इसमें यह कहा गया है कि स्कूल शुरू होने से पहले प्रारंभिक शिक्षा में सुधार हेतु अल्पकालीन प्रपत्र वार्षिक विकास योजना चलाई जाएगी, यानी कि संस्थागत नियोजन की इसमें बात की गई। सिर्फ आपको इतना याद रखना है, संस्थागत नियोजन की बात की गई धारा 22 में, ठीक है। धारा 22 में जो है संस्थागत नियोजन की बात की गई है। तो एक बार हम पढ़कर बता देते हैं कि इस धारा में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक शाला प्रतिष्ठान का यह दायित्व होगा कि वह सत्र प्रारंभ होने से पूर्व अपने प्रारंभिक स्तर की शिक्षा में सुधार करने हेतु अल्पकालीन प्रपत्र में वार्षिक विकास योजना का प्रारूप तैयार करें, और संस्थागत नियोजन जिसे कहा जाता है, यानी कि पूरे वर्ष का प्रारूप तैयार करना, जिसे हम संस्थागत नियोजन कहते हैं। तो सीधे सीधे हम बात करेंगे कि धारा 22 में जो है संस्थागत नियोजन की बात की गई है। अब बात करेंगे धारा 23 में। तो धारा 23 में ये बात किया गया शिक्षक की योग्यता की बात की गई है, कि शिक्षक की योग्यता एवं अयोग्यता की बात की गई है धारा 23 में। फिर हम बात करते हैं धारा 24 की। तो धारा 24 में बात किया गया है कि शिक्षकों के दायित्व की बात की गई है, कि उनका दायित्व क्या होना चाहिए। तो क्या प्रत्येक शिक्षक को एक आदर्श नैतिक चरित्र वाला होना चाहिए, यानी कि शिक्षकों के चरित्र की बात की गई है, उनके दायित्व की बात की गई है कि उसे एक आदर्श और नैतिक चरित्रवान वाला शिक्षक होना चाहिए। तो ये बात आप याद रखिएगा। तो धारा 24 हो गया। फिर हम बात करते हैं धारा 25 की। अब यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है धारा 25 आपकी, ये देखिएगा। तो धारा 25 में ये कहा गया, ध्यान से देखिएगा, कि इसमें छात्र शिक्षक के अनुपात की बात की गई है, छात्र शिक्षक अनुपात की बात की गई है। अगर कहा गया है प्राथमिक स्तर पर, ठीक है, प्राथमिक स्तर पर कहा गया है कि अगर बालक 60 है, ठीक है, तो 2 शिक्षक होंगे, ठीक है। वैसे छात्र शिक्षक अनुपात की बात करें तो 30:1 है, प्राथमिक स्तर पर 30:1 है। और अगर बालक की संख्या 200 से ऊपर है तो 40:1 कर दिया जाता है। तो प्राथमिक शिक्षा की हम बात करेंगे। तो अगर बालक 60 हैं तो 2 शिक्षक की आवश्यकता है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अगर बालकों की संख्या 61 से 90 है तो 3 शिक्षक हो जाएंगे। अगर बालकों की संख्या 91 से 120 है तो 4 शिक्षक हो जाएंगे। अगर बालकों की संख्या 121 से 150 है तो 5 शिक्षक हो जाएंगे प्लस 1 प्रधानाध्यापक, यानी कुल मिलाकर 6 लोग होंगे, ठीक है। और एक बात और की गई है कि देखिए, जैसा कि हमने बताया पहले कि प्राथमिक शिक्षा में अगर छात्रों की संख्या 200 से अधिक हो जाती है तो छात्र शिक्षक अनुपात कितना हो जाएगा, 40:1 हो जाएगा, कि 40 छात्र पे 1 शिक्षक। और नॉर्मली देखिए 30:1 है, और अगर 200 से ऊपर बच्चे हो जाते हैं तो 40:1 हो जाएगा अनुपात। इस अनुपातों को याद रखिएगा, पूछा जाता है। फिर बात करते हैं उच्च प्राथमिक स्तर पर, तो हम बात करते हैं उच्च प्राथमिक स्तर की। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर वैसे भी आपका 35:1 है,
ठीक है। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर क्या है आपका 35:1 है छात्र शिक्षक अनुपात। कक्षा उच्च प्राथमिक यानी कक्षा 6 से 8 और प्राथमिक यानी कक्षा 1 से 5, ठीक है। अब बात करते हैं धारा 26 की। देखिए धारा 26 में क्या बात की गई है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर ये कहा गया है कि किसी भी विद्यालय में RT एक्ट 2009 की धारा में प्रावधान किया गया है, किसी भी विद्यालय में 10% से अधिक शिक्षकों के पद खाली नहीं होने चाहिए। क्या बात की गई है, कोई भी विद्यालय है वहाँ 10% से अधिक शिक्षक के पद खाली नहीं होने चाहिए। धारा 26 में इंपॉर्टेंट है ये। फिर बात करेंगे धारा 27 की। यहाँ पर क्या बात की गई है, इसमें ये कहा गया है कि शिक्षक का जो है गैर शैक्षणिक कार्यों में सिर्फ 3 चीज़ों को छोड़कर और कहीं भी कार्य नहीं लगाया जाएगा। यानी शिक्षक जो है यानी अध्यापकगण जो हैं, इनका जो अन्य कार्य है ये सिर्फ जनगणना, ठीक है, ये शिक्षक सिर्फ जनगणना कर सकते हैं। जनगणना और निर्वाचन कार्य में इनकी ड्यूटी लगाई जा सकती है, जैसा कि बोला गया है। और निर्वाचन में और राष्ट्रीय अगर कोई आपदा आती है तो वहाँ पर इनकी ड्यूटी लगाई जा सकती है, और अन्य किसी भी जगह इनकी ड्यूटी नहीं लगाई जा सकती है। सिर्फ शैक्षणिक कार्य को गैर शैक्षणिक कार्य में कहीं भी ड्यूटी नहीं लगाई जा सकती है। सिर्फ इन चीज़ों को छोड़कर जनगणना, निर्वाचन और राष्ट्रीय आपदा में इनकी ड्यूटी लगाई जा सकती है। बस ये चीज़ें हैं धारा 27 में। यानी कि प्रावधान किया गया है कि अध्यापक शिक्षण के अतिरिक्त केवल इन राष्ट्रीय मान्यताओं को पूरा करेगा, सिर्फ जनगणना, निर्वाचन और राष्ट्रीय आपदाओं को, ठीक है। फिर अब बात करते हैं धारा 26 हो गया, फिर धारा 27 की हम बात करेंगे। 27 हो गया है, हम धारा 28 की बात करेंगे। तो धारा 28 में कहा गया है कि कोई भी शिक्षक अगर सरकारी वो है शिक्षक है तो निजी शिक्षण या प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता है। धारा 28 ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। फिर बात करते हैं धारा 29 की। ओके, धारा 29 की हम बात करते हैं। तो धारा 29 में क्या कहा गया है, ध्यान से सुनिएगा इन चीज़ों को, कि प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पर क्या बात किया गया है, यह उल्लेख किया गया है धारा 19 में कि पाठ्यक्रम निर्माणकर्ताओं के अधिकार एवं कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है और बताया गया है कि इन सभी व्यक्तियों को इस बात का ध्यान रखना है कि इसमें कोई भी वस्तु शामिल ना हो जो समाज या जाति, धर्म आदि के समाहित हो। यानी कि ये कहा गया है सीधा बात कि प्राथमिक शिक्षा में तो पहली बात कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, और अगर परिवर्तन किया भी जाता है तो समाचार पत्रों में उसकी लिखित अधिसूचना जारी होगी, ठीक है। धारा 29 में बात की गई है कि पहली बात तो कोई परिवर्तन होगा नहीं, ठीक है, परिवर्तन होगा नहीं, और अगर परिवर्तन होता भी है तो उसकी अधिसूचना जो है लिखित अधिसूचना जारी होगी समाचार पत्रों में। और अगर आप पाठ्यक्रम चेंज भी कर रहे हैं तो उसमें ऐसी भी कोई चीज़ ना शामिल करें जो समाज, जाति, धर्म से संबंधित हो, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको आई होप समझ में आ गई होंगी। फिर बात करते हैं धारा 30 की। धारा 30 में बात की गई है कि ये प्रावधान किया गया है कि माध्यमिक शिक्षा पूर्ण करने तक किसी भी बोर्ड परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाएगा। प्राथमिक शिक्षा को पूर्ण करने तक बोर्ड परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर ये बात की गई है कि आप जब तक प्राथमिक शिक्षा नहीं पूर्ण कर लेते हैं किसी भी बोर्ड परीक्षा का आयोजन नहीं होगा। धारा नंबर 30। अब हम बात करते हैं धारा नंबर 31 की। धारा 31 में क्या बात की गई है, धारा 31 में कहा गया है कि जो बाल अधिकार है, धारा 31 में कहा गया है, प्रावधान किया गया है कि बाल अधिकार के हनन के संबंध में शिकायत की प्राप्ति का उल्लेख। धारा 31, अगर बालक के अधिकार का हनन हो रहा है तो वहाँ वो शिकायत कर सकता है, शिकायत प्राप्ति का उल्लेख किया गया। और धारा 32 में बात करें तो यहाँ पर ये कहा गया है कि जो धारा 31 में शिकायत आई है, ओके, जो धारा 31 में शिकायत आई है उस शिकायत पत्र का सत्यापन तथा निरीक्षण हेतु उच्च अधिकारी तक पहुँचाया जाए। तो ये तीन चार लगभग है हमारी धारा, इनको एक साथ पढ़ना है। धारा 31 में कहा गया है कि कोई भी बालक है वो अपनी शिकायत कर सकता है, ठीक है, शिकायत प्राप्ति का उल्लेख किया गया है। और 32 में ये कहा गया है कि अगर वो शिकायत किया है उसने तो उस शिकायत पत्र का धारा 32 में सत्यापन किया जाता है और उच्च अधिकारी तक पहुंचाया जाता है। फिर धारा 33 की बात करें तो इसमें यह प्रावधान किया गया है कि RT संशोधन करने हेतु, इसमें प्रावधान है कि RT एक्ट के नियमों में संशोधन करने हेतु तथा इससे संबंधित समस्याओं के समाधान हेतु केंद्र स्तर पर एक केंद्रीय सलाहकार परिषद का गठन किया जाए। यानी कि सीधे हम कह सकते हैं धारा नंबर 33 में कहा गया है कि केंद्रीय सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा। ओके, केंद्रीय सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा। और इसमें कुल सदस्य कितने होंगे, 15 होंगे, ये भी याद रखिएगा। कुल सदस्य केंद्रीय सलाहकार परिषद, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा देख लीजिएगा, 1 मिनट। धारा 33 में हमने क्या बात की है कि केंद्रीय सलाहकार परिषद का गठन इतना रखिएगा। इसमें कुल सदस्य कितने होंगे, 15 होंगे। ओके, कुल सदस्य 15 होंगे और अध्यक्ष इसका होगा शिक्षा मंत्री। अध्यक्ष कौन होगा, शिक्षा मंत्री, याद रखिएगा। ये इन चीज़ों को याद रखिएगा, ये चीज़ें आपको याद रखने वाली हैं, ठीक है। तो कुल सदस्य केंद्रीय सलाहकार परिषद में कुल सदस्य कितने होंगे, 15 होंगे। और क्या होगा, इनके जो मंत्री होंगे वो शिक्षा मंत्री होंगे। फिर बात करते हैं, धारा 33 हो गया। फिर धारा 34 भी सेम है, याद रखिएगा, ये राज्य का है। तो केंद्र में हमने देखा था केंद्रीय सलाहकार परिषद का गठन की बात की गई थी, और धारा 34 में हमने देखा है कि यहाँ पर राज्य, ओके, केंद्र स्तर पर था और यहाँ पर राज्य स्तर पर है
क्या है, राज्य स्तर पर एक सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा जिसका मुख्य कार्य आरटी एक्ट के नियमों में संशोधन करने हेतु केंद्रीय सलाहकार परिषद, एक मिनट इसको थोड़ा सा हटाना पड़ेगा, केंद्रीय सलाहकार परिषद को समय समय पर सलाह देना चाहिए। तो ध्यान से सुनिएगा। तो धारा 33 में क्या था, केंद्र स्तर पर केंद्रीय सलाहकार परिषद का गठन किया गया था। धारा 34 में राज्य स्तर पर किया गया। यहाँ पर क्या हो गया, धारा 33 में हमने देखा था 15 सदस्य होंगे और यहाँ पर हमारे होंगे 16 सदस्य। ठीक है, यहाँ पर 16 सदस्य होंगे और 1/3 महिलाओं को यहाँ पर आरक्षण दिया गया है कि 1/3 महिलाएं हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर शायद 15 ही सदस्य हैं, एक बार कन्फ्यूजन है, थोड़ी सी देखना पड़ेगा। तो शायद 15 ही सदस्य हैं, 16 नहीं है, मैंने कहीं पढ़ा था शायद। चलिए 15 ही सदस्य याद रखिएगा, दोनों में 15 ही हैं। तो 15 सदस्य हैं, और ये जो है 2 वर्ष में एक बार ये समिति गठित की जाएगी, यानी जो समिति है केंद्रीय सलाहकार समिति 2 वर्ष में एक बार इनको गठित करना है। 2 वर्ष में कार्यकाल यानी कि 2 वर्ष का होगा, वही कह सकते हैं। और प्रथम अंतरा, सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया, एक ध्यान से सुनिएगा एक बार और। जो राज्य स्तर पर केंद्रीय सलाहकार समिति है इसका कार्यकाल कितना होगा, 2 वर्ष होगा। कन्फ्यूजन हो गई थी, सॉरी, कार्यकाल हो जाएगा 2 वर्ष। ठीक है, और इसमें यह कहा गया है कि बैठक का अंतराल जो है अधिकतम 3 माह का होना चाहिए, यानी 3 माह पे लगभग बैठक यहाँ पर होती है। और अध्यक्ष इसका राज्य शिक्षा मंत्री होगा, राज्य शिक्षा मंत्री, याद रखिएगा इसको, सॉरी थोड़ी सी गलती हो गई। और 1/3 महिलाएं होंगी यहाँ पर राज्य स्तर पर, तो इन चीज़ों को याद रखेगा। फिर धारा 34 हो गया, फिर हम बात करते हैं धारा 35 की। ठीक है, अभी कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, उनको भी देख लीजिएगा। देखिए समय तो हो रहा है, लेकिन भाई रिवीजन है तो आपको मजबूरी है कि आधे घंटे करना ही पड़ेगा। और डिटेल में पढ़ना है तो आप प्लीज़ जा सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट में और वहाँ से डिटेल में पढ़ सकते हैं। अब हम बात करेंगे धारा 35 में क्या बात किया गया है। यहाँ पर ये बात की गई है कि जो भी अधिनियम को लागू करने के संबंध में अधिकारियों के निर्देश देने का पूरा अधिकार होगा। यहाँ पर ये बात की गई है कि कोई भी अधिनियम अगर लागू करना है तो उसके संबंध में अधिकारियों को निर्देश का पूरा अधिकार है। ठीक है, फिर बात करेंगे धारा 36 की। तो यहाँ पर ये बात की गई है कि कोई भी कर्मचारी किसी भी प्रकार का गलत व्यवहार करता है तो उसके संबंध में शिकायत दर्ज की जाए, यानी कि धारा 36 में कहा गया है कि आप अधिकारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ठीक है, फिर बात करेंगे धारा 37 में। तो धारा 37 में ये बात की है कि अगर आपने जो ये भी शिकायत दर्ज कराई है धारा 36 में, ओके, जैसा कि हमने अभी बालक वाले में पढ़ा था, तो धारा 36 में कहा गया, इसमें कहा गया कि अगर आपने धारा 36 में जो भी शिकायतें दर्ज कराई है उसके संबंध में पूर्ण सद्भाव एवं निष्पक्षता के साथ कार्रवाई की जाएगी। यानी कि ये 36 में जो आपने भी शिकायत दर्ज कराई, 37 में उसकी क्या है, निष्पक्ष रूप से कार्रवाई की जाएगी। धारा 37 हो गया। और अंतिम धारा हमारी आती है 38, धारा 38 होती है अंतिम। तो इसमें ये क्या कहा गया है, इसमें यह कहा गया है कि इसमें प्रावधान किया गया है कि समुचित सरकार का अधिकार है कि आरटी एक्ट 2009 की सभी धाराओं में परिवर्तन का अधिकार रखती है। क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी धारा में परिवर्तन सरकार किसी भी राज्य के उसमें परिवर्तन कर सकती है। तो यहाँ पर ये परिवर्तन कर पाएगी, किसमें, किसी भी धारा में परिवर्तन कर सकती है सरकार। ठीक है, तो ये देखिएगा, तो ये चीज़ें हो गई। तो सिंपल सा एक चीज़ जान लीजिएगा कि जो भी है कि इसमें प्रावधान किया गया है कि समुचित सरकार को अधिकार है कि आरटी एक्ट 2009 की सभी धाराओं में परिवर्तन का अधिकार रखती है। कौन, केंद्र सरकार, याद रखिएगा केंद्र सरकार। ये समुचित सरकार जो हम बात कर रहे हैं ये केंद्र सरकार की बात की गई यहाँ पर, तो इन चीज़ों को याद रखिएगा। तो यहाँ पर धारा 38 आपकी समझ में आ गया होगा, धारा 38 यहाँ पर खत्म हो गई है। और इन चीज़ों को 1-2 बार रिवीजन कर लीजिएगा तो आ जाएगा। डिटेल में पढ़ना है तो आप प्लीज़ जाकर हमारी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी लिंक। और ये रिवीजन में इतना बड़ा है कि आपका देखिए रिवीजन में ही 25 मिनट लग गया, जबकि कोई चीज़ें दोबारा रिपीट नहीं की गई हैं, उसमें ही इतना समय आपका लग गया। तो चलिए हम अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है एक चीज़, इन चीज़ों को देखिए आप। इसमें ये कहा गया है, देखिए आरटीई एक्ट 2009, एक मिनट, आरटीई एक्ट, ये सारी चीज़ें यहाँ से पूछी जाती हैं। आरटीई एक्ट 2009 की अनुसूची 1 में उल्लेख किया गया है, जिसमें मुख्य प्रावधान है, बस एक ही अनुसूची का उल्लेख है आरटीई एक्ट 2009 में, जिसके में क्या है, इसमें ये कहा गया कि प्राथमिक कक्षा में यानी कक्षा 1 से 5 में 5 के लिए संपूर्ण व शिक्षण दिवस 200 दिन का होगा। क्या कहा गया है कि संपूर्ण प्राथमिक कक्षाओं के लिए संपूर्ण व शिक्षण दिवस जो है 200 दिन का होगा 1 वर्ष में। यानी कि जो प्राइमरी के बच्चे हैं कक्षा 1 से 5 तक का है वो साल में मात्र क्या होगा, 200 दिन का उनका स्कूल खुलेगा। ठीक है, शिक्षण दिवस उनका क्या होगा, 200 दिन का होगा। और उनके जो शैक्षणिक घंटे हैं, 1 साल में घंटे कितने शैक्षणिक होंगे, 800 घंटे हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 1 वर्ष में जो है 800 घंटे बच्चे पढ़ेंगे कक्षा 1 से 5 वाले। ठीक है, दिन कितने होंगे, 200 दिन, यानी कि शिक्षण दिवस कितने हो जाएंगे, 200 दिन हो जाएंगे। और शैक्षिक घंटे कितने हो जाएंगे, 800 घंटे हो जाएंगे। अब यहीं पे हम बात करते हैं उच्च प्राथमिक यानी कक्षा 6 से 8 तक की बात करें तो इसमें जो है शिक्षण संपूर्ण वर्ष में 200 दिन का शिक्षण दिवस होगा। ठीक है, शिक्षण दिवस इनका 220 दिन का होगा और इनके शैक्षणिक घंटे कितने होंगे, 1000 के होंगे। तो एक बार और समझिए, इसको ध्यान से समझिएगा। अगर हम बात करेंगे 1 से 5 की,
ठीक है। कक्षा 1 से 5 की बात करते हैं तो यहाँ पर बच्चे 200 दिन पढ़ेंगे, ठीक है, 200 दिन पढ़ेंगे, एक वर्ष में शिक्षण दिवस होंगे और 1000 घंटे का इनका है, सॉरी 800 घंटे का, 1000 घंटे नहीं 800 घंटे का, ओके। तो इनका क्या है 800 घंटे का है, 800 घंटे पढ़ेंगे प्राइमरी के बच्चे। और अगर कक्षा 6 से 8 तक की हम बात करें तो इसमें बच्चों के जो शिक्षण घंटे हैं, शिक्षण घंटे कितने हैं 200, सॉरी शिक्षण घंटे नहीं शिक्षण दिवस हैं 200 220 और घंटे कितने हैं 1000 घंटे। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। तो इन चीज़ों में कन्फ्यूज मत होइएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए हम आगे देखते हैं। फिर आगे क्या है, प्रत्येक अभिभावक, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, प्रत्येक अभिभावक को प्रति सप्ताह 45 घंटे का शिक्षण कार्य करवाना अनिवार्य है, ठीक है, जिसमें तैयारी के घंटे भी शामिल होंगे। यह क्वेश्चन आपका ऑप्शन में कंफ्यूज कर देता है। ये जो 45 घंटे हैं शिक्षक के, ये संपूर्ण 45 घंटे, इसी में उसके तैयारी के घंटे भी शामिल हैं, ठीक है, इसी में शामिल है, इंक्लूड है, अलग से नहीं है। तो यहाँ से आपके ऑप्शन में फेरबदल कर देता है। फिर हम बात करते हैं कि प्रत्येक विद्यालय में कम से कम 150 विद्यार्थी होने पर वहाँ एक हेडमास्टर रखा जाएगा। कौन? पूर्णकालिक, इंचार्ज भी नहीं, पूर्णकालिक हेडमास्टर रखा जाएगा। प्रत्येक विद्यालय में कम से कम अगर 150 विद्यार्थी हैं, ठीक है, तो वहाँ पर एक प्रिंसिपल को रखा जाएगा। ये चीज़ें हो गई, ओके। और हमने छात्र शिक्षक अनुपात की बात कर ली थी। और प्राथमिक स्तर पर अगर 200 छात्र हैं, हमने ये भी पीछे बात की थी, तो 200 छात्र हैं तो 5 शिक्षक के साथ एक कौन होगा? प्रिंसिपल होगा। और कक्षा 8 में हम बात करेंगे तो 35:1 का अनुपात था। तो ये सारी चीज़ें आप जान गए। अब इसमें आपको और कुछ नहीं जानना है। तो अगर आपको ये चीज़ें रिवाइज करनी है तो 1-2 बार वीडियो देखिएगा, क्योंकि आपको नोट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अब समय नहीं है आपके। हाँ, ये हमारी प्लेलिस्ट है, जैसा कि हमने बताया आपको, ये हमारी पूरी प्लेलिस्ट है, जिसमें आप देख सकते हैं हमने RT एक्ट 2009 कराया है, NEP 2020 कराया और लगभग 150 प्लस क्वेश्चन भी करा दिए हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं। ये संभावना है जिसके आने की। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप हमारी डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। तो ये चीज़ें होंगी। तो आई होप आपको चीज़ें रिवाइज हो गई होंगी एक बार, क्योंकि समय भी बहुत लग जाता है इसमें। देखिए लंबा सा टॉपिक है, 1 मिनट, ओके, लंबा सा टॉपिक है तो इसमें थोड़ा समय भी लग जाता है। तो ये क्लास यहीं पर कंप्लीट होती है। कल हम लेके आएंगे आपके लिए NEP, कल हम लेके आएंगे NEP 2020, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, उसको भी कंप्लीट रिवीजन करा देंगे। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। तो अगर आई हैं समझ में तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद। और अपनी पढ़ाई को निरंतर बने रहें और सफलता प्राप्त करें। बेस्ट ऑफ लक।